नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइट एक्सरसाइज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लाइट चैप्टर जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, इससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो देखा जाए। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। देखिए, प्रकाश जो है लाइट वो वेव है। लाइट जो है वो वेव है और वो कैसा वेव है ना। तो वो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ रंग है मतलब ट्रांसवर्स वेव है। ये पता किस घटना से लगा था, है ना। ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, व्यतिकरण। देखिए, विवर्तन के माध्यम से और व्यतिकरण के माध्यम से, विवर्तन और व्यतिकरण के माध्यम से हमें ये पता लगा था कि जो लाइट है वो तरंग गति करता है, मतलब लाइट जो है वह वेव है, ये तो पता लग चुका। लेकिन लाइट अनुप्रस्थ है, इसकी पता जो है ध्रुवीकरण से लगा था। तो ऑप्शन होगा बी। ध्रुवीकरण का आप फोड़ देगा, पोलराइजिंग लाइट कैसे, लाइट बीम आ रहा है, देखिए पोलराइजर है जो पोलराइज कर देता है लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी आवृत्ति है। जब धातु की सतह पर लाइट पड़ती है, एक ऐसा लाइट जिसका कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगा तो लाइट उससे सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो निकलेंगे। यानी कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इससे सतह से, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूजफुल होता है, उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है। ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है। ऑप्शन बी है जिसके नीचे प्रकाश व्यतिकरण संभव नहीं होता है। ऑप्शन सी है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है। ऑप्शन डी है जिसके नीचे वोल्टता के साथ प्रकाश होता है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं दूसरा का बी, जो क्या कहता है कि जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। सही बात है। एक देहली आवृत्ति होता है जिसको हम न्यू नोड से दर्शाते हैं। अगर इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इससे ज़्यादा आ रहा है तो उत्सर्जित होगा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, उष्मीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस चारों में से किस ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो उत्पादन किस ऊर्जा का होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। ध्यान दीजिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये कैसे बनता है वोल्टेज सेल, तो ये जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनते हैं, जिसमें कि आप होल, इलेक्ट्रॉन, एन टाइप, पी टाइप ये सब पढ़े हैं। ये देखिए बनावट दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। देखिए, प्रिज्म से होकर के प्रकाश का रंग गुजर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट करते हैं, 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक रेनबो बनता है, इनका कलर जो होता है 7 गो इसी तरह से होता है। प्रिज्म का काम करता है कई सारे बूंदे पानी का। तो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म है, लाइट इससे गुजर रहा है तो डिस्पर्सन की घटना घट रही है, जिसमें रेड सबसे ऊपर में है, वायलेट सबसे नीचे है। यानी कि अगर ये लाइट सीधे जाती, अगर नहीं होता प्रिज्म तो सीधे जाती, तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए सीधे वाला लाइट से, तो रेड जो है वो काफ़ी करीब है और सबसे ज़्यादा दूर में कौन है, बैगनी है। ये पूछ रहा है कि कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे दूर कौन जा रहा है, वायलेट। यानी कि सबसे ज़्यादा विचलित जो है वो वायलेट कलर ही है, वायलेट कलर है यानी बैगनी कलर है। और सबसे कम विचलित कौन है, रेड कलर है। और यहाँ जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड कलर का। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का। ये डेल भी हो जाएगा। और रेड का इसलिए होता है कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी हाई होता है। 5 नंबर देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित
उदासन काल किस पर निर्भर करता है, यानी कि जब फोटोग्राफ ले रहे हैं तो जो टाइम का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पे, पदार्थ की निकटता पे, पदार्थ का आकार पे। फोटोग्राफी कौशल से मतलब नहीं है, पदार्थ की निकटता से, प्रकाश की चमक से, तो इस पदार्थ की चमक से है ना, पदार्थ की निकटता से भी नहीं है, फोटोग्राफ कौशल से नहीं, पदार्थ की चमक से जो है और उद्भासन जो काल होता है वो निर्भर करता है। प्रकाश जब जाता है तो पदार्थ की चमक कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। 6 नंबर देखिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? रंगीन अक्षरों पर, कई रंगीन अक्षर हैं जिसमें समतल कांच की पट्टी अगर हम रख देते हैं तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो कम उठा हुआ वो अक्षर दिखाई देता है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका होता है? लाल का, तो लाल दिखाई देगा, हरा नहीं दिखाई देगा, बैंगनी भी नहीं, इधर भी लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट है 7, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, और एक होता है आई माइक्रोस्कोपिक, आप फोटो में देख सकते हैं, ये आई वाला है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब इनमें से कहता है कि अधिक आवर्धन क्यों देता है आई वाला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आई इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से अधिक आवर्धन क्यों देता है? इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है इसलिए? नहीं। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जासूस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है? हाँ बिल्कुल भी। इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है वो आई लाइट जो होता है, जो हम लाइट देख सकते हैं वस्तु को जिस लाइट की सहायता से, उसके तरंगदैर्घ्य से कम होती है, इस वजह से। आइए 8 नंबर, जासूस प्रदर्शन में एक प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं? प्राइमरी कलर देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, येलो ब्लू रेड, येलो ब्लू रेड, यानी प्राइमरी जो कलर है वो आपका कौन कौन है? लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट देखिए 9 है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन किसका इकाई है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स जो है उसका इकाई ल्यूमेन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और लुमिनेंस का होता है लुमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी लक्स होता है। तो लुमेन किसका है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स का है, यानी इसको ज्योमेट्री फ्लक्स कहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीनों का दिया हुआ है, लुमिनस फ्लक्स का लुमेन दिया हुआ है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला दिया हुआ है, और लुमिनेंस का दिया हुआ है लक्स, यानी लुमेन पर मीटर स्क्वायर। तो लुमेन और लुमेन इंटेंसिटी, तो लुमिनस फ्लक्स अलग चीज़ है, लुमिनस इंटेंसिटी अलग चीज़ है, और इल्यूमिनेंस अलग चीज़ है, इल्यूमिनेंस अलग चीज़ है, तीनों का दिया हुआ यूनिट। 10 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 कलर का, तो आप देख सकते हैं श्वेत कलर कौन कौन? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसको हम लोग शॉर्ट में VIVGOR कहते हैं, VIVGYOR। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, जो यहाँ दिया हुआ है उसी को बस फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करके VIVGOR बना सकते हैं, VIVGOR क्लास रेड है, ये बिल्कुल सिंपल। आइए 11 नंबर, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? देखिए, सोडियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है कि सीजियम के, कि मैग्नीशियम के, कि एल्युमिनियम के, इनमें से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी। तो परमाणु घड़ी जो है वो सीजियम के, सीजियम, एक सीजियम धातु का नाम सुने होंगे, तो सीजियम धातु का नाम सुने ही होंगे आप लोग, तो सीजियम पे आधारित, मतलब एक तरह से कहा जाए कि परमाणु घड़ी होता है। परमाणु घड़ी का आप फोटो देख सकते हैं, आपके सामने लगा हुआ है, तो सीजियम धातु आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधी सी बात है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस से आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस से कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आभासी और सीधा, सीधे से बी में आ जाइए। वास्तविक और सीधा तो होगा नहीं, वास्तविक और अधोसित होगा नहीं, आभासी और अधोसित होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? सेम उसी टाइप का, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अभी जस्ट
पढ़े हम लोग किस प्रकार का बनाता है। आभासी था, इसमें आप पीछे वाला में देख लीजिए, आभासी और सीधा था, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब किया हुआ, तो बी ऑप्शन है। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आवर्धित मतलब बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। बड़ा बनाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण से ही बड़ा बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण से तो छोटा सा बनता है, जितने भी वस्तु होते हैं उसका इमेज उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, तो अवतल से बड़ा ही बनेगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। वस्तु की छोटी छवि, अभी जस्ट बता रहे थे कि जो है कोई वस्तु का इमेज बनाने वाला कौन होता है ना। सब छोटी कौन होता है, तो उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण बड़ा बनाता है, आवर्धित बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसके पीछे साइड में बनता है और हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है, तो ये आपको उत्तल दर्पण ऑप्शन हो जाएगा। 16 देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यतिकरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, किस पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि लाइट जब इन करता है तो पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है और एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से, यानी कि एनर्जी का कम लॉस करते हुए बढ़ जाता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, आपका फोटो में दिखाया गया है, एक ऑप्टिकल फाइबर का फोटो है। ये ऑप्टिकल फाइबर इतना है, लेकिन देखिए ऑप्टिकल फाइबर कैसे छोटे छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं। आजकल संचार व्यवस्था में बहुत यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर का, आप लोग काफ़ी इसका देखे होंगे इस्तेमाल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कपानी ने, पर्सी एल विग ने, टी.एच. महिमान। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी बता रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका है, आप देख सकते हैं फोटो में, जो कि सिलिका की बनी होती है। सिलिका इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिलिका की बनती है, जो प्रकाश के पूर्ण अतिपरावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसका खोज 1952 में नरेंद्र कपानी ने किए थे। इन्होंने नरेंद्र कपानी, याद रखिए। 18 नंबर, प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है ना। प्रकाश तंतु का बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्यक्रिया के लिए, संचार सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा अभी हो रहा है संचार सेवा के लिए। 19, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय की अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है, जो अमाशय में मुंह में द्वारा विशिष्ट की जाती है। इससे क्या अंतरिक्ष होता है, जैसे हम इंडोस्कोपिक जो इसको कहते हैं, इंडोस्कोप जिसको कहते हैं, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये गोल करके रखा हुआ है। डॉक्टर क्या करता है कि अंदर में डालता है इस पाइप को ना, आगे में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, वो बल्ब लाइटिंग का काम करता है, उसी के माध्यम से आपके पेट के अंदर जो भी अल्सर वगैरह उसका पता लगा जाता है। तो कहता है कि इसमें क्या अंतर्विष्ट है, छोटे धारावान तार, संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, प्रकाश फाइबर होता है, या संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होता है। 4 गो ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है कि जब सीधी सी बात है कि इसमें किसके, तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रकाशिक फाइबर जो होता है, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, उसी का तो इस्तेमाल इसके अंदर होगा, तभी तो लाइट जाएगा अंदर तक बाहर। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर यानी सी ऑप्शन नंबर चला जाएगा। 20, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस मतलब जो बड़ा करता है, आवर्धक लेंस का मतलब जो बड़ा करता है वो क्या होता है, आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस का ऑप्शन में है कि समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, आवर्धक लेंस। तो ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस जो होता है जिसको आवर्धक लेंस कहा जाता है ना। उसी तरह से अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण वो बड़ा फिगर बनाता है और उत्तल लेंस बड़ा फिगर करता है। दर्पण में अवतल बड़ा बनाता है और लेंस में उत्तल। फोटो आप देख सकते हैं। 21,
प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्या किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो देख लीजिए, धातु है, इस पे लाइट आ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, वह गर्म हो जाता है, उससे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, उपयुक्त वेग से इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, उपयुक्त तरंग का प्रकाश उस पर गिरे। सीधी सी बात है। गर्म होने से तो मतलब है नहीं, गर्म होने से मतलब तो है नहीं, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रखा जाए जिससे मतलब नहीं है, वेग इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा नहीं, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर, हाँ, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर उस पर जब तक नहीं आएगा तब तक उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी देलिया और रीति भी इसी आधार पे था। 22, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहिए, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स के चुंबकीय बल। सबसे सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है? तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश रासायनिक या प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किससे शुरू होगा? प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा। स्टार्ट किसके द्वारा की जाती है? देखने में तो लग रहा है कि ऑक्सीजन भी हो सकता है ना, प्रकाश भी हो सकता है, ऊष्मा तो बाद में सोच सकते हैं, उत्प्रेरक भी बाद में सोच सकते हैं। तो ये दोनों तो कन्फ्यूजन वाला, ऑक्सीजन हो गया, प्रकाश हो गया। तो प्रकाश ऑक्सीकरण कह ही रहा है तो सीधी सी बात है कि ये लाइट के द्वारा शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो आपको प्रकाश द्वारा शुरू होता है। 25, परिदर्शी पेरियोस्कोप, देख रहे हैं फोटो ना, पेरियोस्कोप समुद्र में लगा हुआ, पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छा, पेरियोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। जो पेरियोस्कोप जो है एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा जो प्रेक्षक होता है, जो उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है, वो छिप कर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है, छिपा हुआ रहेगा अपने और चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग खास करके पनडुब्बी हो गया, युद्ध पोत में सैनिक द्वारा लक्ष्य को देखने के लिए, शत्रु की गतिविधियों को पता लगाने के लिए, शत्रु कहाँ है, कैसे हैं, इसकी पता लगाने के लिए ये सब का इस्तेमाल करते हैं। यह जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, बी ऑप्शन होगा, विवर्तन नहीं, परावर्तन, बी नहीं सॉरी, ये होगा आपका प्रकाश के परावर्तन, डी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, पेरियोस्कोप देख रहे हैं पूरा, फिर अंदर में रहेंगे लोग, वो पता कर लेंगे कौन व्यक्ति कहाँ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से देख रहे थे। पेरियोस्कोप है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।